गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं आपका अपना एडवोकेट दिनेश कुमार शर्मा, फाउंडर ऑफ आईपीडीएस। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रोडक्शन फंक्शन, और उसके साथ मैंने आपके पार्ट 3 लिखा है। इस पार्ट 3 का मतलब यह है कि इस टॉपिक की 2 वीडियोस हम ऑलरेडी हमारे चैनल आईपीडीएस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में अपलोड कर चुके हैं, तो इसकी 3rd इंस्टॉलमेंट हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस 3rd स्टेटमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शनेट। हाँ जी, आपने सही सुना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शनेट, जिसको शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। शॉर्ट रन टाइम पीरियड हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि शॉर्ट रन वो टाइम पीरियड होता है जिसमें कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं और कुछ फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। तो आज हम सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्या होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन या क्या होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शनेट। इसका दूसरा नाम या इसका तीसरा नाम रिटर्न टू फैक्टर भी होता है। तो मैं स्टार्ट करता हूं बच्चे एलवीपी के साथ। एलवीपी किसे कहते हैं? देखिए, जैसा कि हमें पता है कि जब शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर फिक्स्ड होते हैं तो एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन रखता है, वो क्या होते हैं, वेरिएबल फैक्टर। तो क्या मतलब है कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट का मतलब है कि व्हेन इन शॉर्ट रन मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर्स, कौन से फैक्टर बच्चे, वेरिएबल फैक्टर्स आर इंक्रीज्ड विद फिक्स्ड फैक्टर। क्या मतलब, दोबारा से रिपीट करते हैं, व्हेन मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर्स आर इंक्रीज्ड विद फिक्स्ड फैक्टर देन देयर आर 3 स्टेजेस। तो उसकी 3 स्टेजेस होती है, और वो 3 स्टेजेस क्या है? पहली स्टेज द टीपी, टीपी स्टैंड फॉर टोटल प्रोडक्शन, टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। यस, सेकंड स्टेज है टीपी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, जिसको हम डिक्रीजिंग रेट कहते हैं। एंड द फाइनली और इवेंचुअली द टीपी स्टार्ट टू फॉल डाउन। तो 3 बातें मैंने आपके सामने क्या रखी कि इसकी 3 स्टेज क्रॉस होती है। क्या? पहला, आपका जो टीपी है, जो हम सभी को पता है कि टीपी किसे कहते हैं, हमने ऑलरेडी अपनी 2 वीडियोस में डिस्कस करा था कि टीपी इंक्रीजेस एट विच रेट, एट इंक्रीजिंग रेट। तो पहली स्टेज क्या है इसकी कि टीपी जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, कौन सी रेट से, इंक्रीजिस रेट से। कौन सी रेट से, इंक्रीजिंग या इंक्रीजेस रेट। जबकि दूसरी स्टेज होती है टीपी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट या डिक्रीजिंग रेट। कौन सी रेट से बच्चे, डिक्रीजिंग रेट। एंड द फाइनली टीपी इंक्रीजेस एट नेगेटिव रेट। तो कौन सी रेट से बेटा, नेगेटिव रेट। तो ये नेगेटिव रेट का मतलब क्या है? नेगेटिव रेट इन शॉर्ट बोलना चाहता है कि आपका टीपी वहां पर बढ़ नहीं रहा है, उस स्टेज के बाद टीपी क्या कर रहा है, फॉल करना स्टार्ट हो रहा है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो बहुत सिंपल है कि इट इज अ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, एंड इन शॉर्ट रन व्हेन मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर्स आर कंबाइंड विद फिक्स्ड फैक्टर्स, that then initially TP increases at increases rate या increasing rate you can say, then TP increases at decreasing या diminishing rate, and the third stage is TP increases at negative or decreasing rate, whatever you can say that। ठीक है, तो अब हम बात करने जा रहे हैं। देखिए, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इकोनॉमिक्स के अंदर जितनी भी चीजों को डिस्क्राइब किया जाता है उसके लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चे, टेबल और डायग्राम का। तो आज हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट को समझने के लिए एक टेबल या एक शेड्यूल का यूज करेंगे। शेड्यूल इज लाइक द टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ द वेरिएबल। समझ में आ रहा है बच्चे? तो मैंने अभी आपको एक डेफिनेशन क्लियर करी है एलवीपी की कि भैया एलवीपी मींस होता है कि शॉर्ट रन में जब फिक्स फैक्टर हमारी एक लिमिटेशन है जिसको हम इंक्रीज नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ता है, अपने वेरिएबल फैक्टर्स
जो प्रोडक्शन के साथ चेंज हो सकते हैं जब उन फिक्स फैक्टर के साथ हम अपने वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ाते हैं, तो धीरे धीरे तो आपका प्रोडक्शन एक इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, फिर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा एंड देन फाइनली वो फॉल करने लगेगा। देखिए ये एलवीपी वाला क्वेश्चन आपको टीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है और एमपी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जा सकता है, जो हम अभी धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो ये तीन चीजें पता लग गई। तो इस नियम की, इस लॉ की 3 स्टेजेस होती है। अब हम एलवीपी को, जिसको हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट कहते हैं, या जिसका दूसरा नाम रिटर्न टू फैक्टर कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं, उसे अच्छे तरीके से समझने के लिए वी विल यूज अ टेबल एंड डायग्राम। चलिए तो बेटिए ये देखिए, हम एक टेबल के थ्रू किसको समझने की कोशिश करेंगे, एलवीपी। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, टेबल का नाम लिखना है। क्यों? क्योंकि बेटा जब तक आप टेबल का नाम नहीं लिखेंगे उस सिचुएशन पे ये समझ नहीं आएगा बेटा आपके एग्जाम शीट चेक करने वालों की ये टेबल किसको दिखा रही है। तो मैंने आपके सामने टेबल का नाम बहुत सिंपल फॉर्म में लिख दिया, एलवीपी। आपको पर एग्जाम में ऐसे नहीं करना, आपको कोशिश करनी है कि आपको इसकी फुल फॉर्म लिख कर आनी है। अब देखिए इस टेबल के मैं आपके सामने कुछ कॉलम ड्रॉ करूंगा। पहला ये हमने दिखाया यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स आप लेबर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड कॉलम में है यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, ठीक है। तो 2 कॉलम हमने अभी तक देख लिए, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर देन यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। नेक्स्ट है हमारे सामने टीपीपी या टीपी, जैसे भी आप कह सकते हैं, टोटल प्रोडक्ट या टोटल फिजिकल प्रोडक्ट। फोर्थ आइटम है हमारा एमपी या एमपीपी। एंड द फिफ्थ और मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा स्टेजेस ऑफ दिस लॉ। देखिए अब हम इस लॉ को इस टेबल के द्वारा समझने की कोशिश करेंगे, तो समझे। चलिए अब मैंने बोला कि जब मेरे पास एक फिक्स फैक्टर है, जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में डिफाइन किया है कि फिक्स फैक्टर आप मशीन, लैंड, किसी को भी मान सकते हैं। सपोज मैं मशीन मान के चल रहा हूं कि एक मशीन है और उस एक मशीन पे मैंने एक लेबर क्या करा, एंगेज्ड करा, तो मेरे सामने 5 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है। तो मतलब कहने का क्या मतलब है कि अगर एक फिक्स फैक्टर के साथ मैं एक लेबर को एंगेज करता हूं, तो मैं सपोज मैं इस मार्कर की बात कर रहा हूं, तो मैं 5 यूनिट्स ऑफ मार्कर प्रोड्यूस कर सकता हूं। वहीं अगर उसी मशीन पर मैं दूसरा लेबर एंगेज करता हूं या दूसरा लेबर लगाता हूं, तो क्या होगा, टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? ऑब्वियसली बात है। तो सपोज वो बढ़ के कितना हो गया, 12। ठीक है बेटा। ऐसे ही जब मैं फिक्स फैक्टर्स के साथ मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर, याद आ रहा है डेफिनेशन, अगर मैं लगाता हूं तो ये और बढ़ेगा। तो जैसे जैसे मैं अपने वेरिएबल फैक्टर फिक्स फैक्टर के साथ लगा रहा हूं, तो मेरा टीपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यहां तक सभी को समझ में आ रहा है। अब देखिए मैंने आपको बोला था कि शॉर्ट रन में हमारी एक लिमिटेशन होती है, और वो लिमिटेशन क्या होती है कि हम अपने फिक्स फैक्टर की यूनिट्स को इंक्रीज नहीं कर सकते। तो हम अपने एग्जांपल में समझ रहे हैं कि मैक्सिमम कैपेसिटी जो है फिक्स्ड फैक्टर की वो कितनी है, 30 यूनिट्स। तो क्या अब आप और वेरिएबल फैक्टर लगा लें तो क्या आपका प्रोडक्शन बढ़ सकता है? आंसर इज नो। सपोज दैट कि अगर इस क्लासरूम के अंदर 20 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है, तो एक स्टूडेंट आया, मैंने एक चेयर इंक्रीज कर दी, दूसरा आया, मैंने दूसरी चेयर इंक्रीज कर ली। अगर 20 स्टूडेंट्स इस रूम में आ गए तो क्या पॉसिबिलिटी है कि हम 21 स्टूडेंट को भी यहां बैठा सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि फिक्स फैक्टर की कैपेसिटी क्या हो चुकी है, एग्जॉस्ट हो चुकी है। तो इसका मतलब एक स्टेज तक तो फिक्स फैक्टर के साथ अगर आप वेरिएबल फैक्टर कंबाइन करते हैं तो आपका टीपी बढ़ेगा, पर एक स्टेज के बाद आप चाहे अपने फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर बढ़ा भी लें तो भी आपका टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होगा। लेकिन
एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर आपने अपने फिक्स फैक्टर को ओवरबर्डन कर दिया, क्या कर दिया, ओवरबर्डन कर दिया है। जैसा कि आप देखते हैं कि पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर कई बार जितने लोगों की रिक्वायरमेंट होती है उससे कहीं ज्यादा लोग उस काम को करने में लगे हुए होते हैं। यहां से कॉन्सेप्ट भी याद आ रहा होगा आपको, क्या, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, कि जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग अगर उस काम को कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और उस सिचुएशन पे क्या होता है बच्चे, प्रोडक्शन लेबर बढ़ाने में बढ़ेगा नहीं, उसकी कैपेसिटी एग्जॉस्ट होने के बाद वो प्रोडक्शन बढ़ने की जगह क्या होगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ वीडियो में क्या बताया था कि स्टार्टिंग में टीपी क्या होगा, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। देखो 7 से इंक्रीज हो रहा है, 9 से इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब कि स्टार्टिंग में टीपी कौन सी रेट से इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग रेट से, एंड देन उसके बाद इंक्रीज तो हो रहा है, देखो यहां 9 से इंक्रीज हुआ था, अब यहां पे 7 से, फिर कितने से, 2 से, मतलब इंक्रीज तो हो रहा है टीपी इसके बाद भी, लेकिन कौन सी रेट से, डिमिनिशिंग या डिक्रीजिंग रेट से, एंड देन फाइनली क्या हो रहा है, टीपी स्टार्ट टू फॉल डाउन। चाहे आप टीपी स्टार्ट टू फॉल डाउन कह लीजिए, या आप इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि टीपी इंक्रीजेस एट नेगेटिव रेट। तो दोनों का मतलब यही है कि नेगेटिव रेट से बढ़ना मतलब टीपी का फॉल करना। समझ में आ रहा है बच्चे? अगर इसी का हम एमपी निकालें तो एमपी का फॉर्मूला मैंने आप सभी को बहुत अच्छे से समझाया था, डेल्टा टीपी अपॉन डेल्टा एल, मतलब चेंज इन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर अपॉन में चेंज इन टोटल प्रोडक्ट। मींस अगर कुछ भी नहीं होगा सपोज, तो आपका टीपी क्या होगा, 0 होगा। मशीन पड़ी है, लेबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, 0 वेरिएबल फैक्टर पर आपका टीपी भी क्या हुआ होगा, 0 रहा होगा। लेकिन जैसे ही आपने पहला वेरिएबल फैक्टर लगाया तो जी टीपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 0 to 5। तो चेंज इन टीपी कितना है, 5, और चेंज इन एल मतलब लेबर कितना है, 1, तो 5 डिवाइडेड बाय 1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, इट्स 5। अब देखिए दूसरे पे ट्राई करते हैं। टीपी में चेंज कितना आ रहा है, 5 to 12, कितने का चेंज है, 7। लेबर में चेंज कितने का है, 1, तो 7 डिवाइडेड बाय 1 कितना आएगा, 7। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए कि अगर आपकी वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स सीक्वेंसली बढ़ रही है तो इसका मतलब जो टीपी का चेंज है आप सीधा उसको एमपी बोल सकते हैं। देखिए 5 to 12, 12 to 21, तो चेंज कितने का आया, 9, फिर कितने का चेंज आ रहा है, 7, फिर कितने का चेंज आ रहा है, 2, फिर कितने का चेंज है, सर नो चेंज, कोई चेंज नहीं आ रहा, एंड देन उसके बाद ये नेगेटिव हो रहा है तो इसका मतलब -2। तो इसका मतलब सिंपल वर्ड्स में कहा जाए कि एमपी पहले इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, एंड देन नेगेटिव हो रहा है। तो इसका मतलब है एलवीपी की 3 स्टेज होती है। पहली स्टेज जब एमपी बढ़ रहा हो, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं जब मार्जिनल वाली चीज बढ़ रही है, चाहे वो कॉस्ट में हो, चाहे वो प्रोडक्शन में हो, चाहे रेवेन्यू में। ये हमेशा के लिए याद रखना कि जब भी मार्जिनल वाली चीज बढ़ेगी, मार्जिन ऑफ इंक्रीज बढ़ेगा, तो टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। जब भी मार्जिन वाली चीज क्या हो रही है, देखो यहाँ पे फॉल करनी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब गिरनी स्टार्ट हो जाएगी। तो क्योंकि मार्जिनल का समीशन क्या होता है, टोटल, तो इसका मतलब है कि जब एमपी फॉल करना स्टार्ट होगा तो टीपी इंक्रीज तो होगा, लेकिन कौन सी रेट से, डिमिनिशिंग रेट से। और वहीं जब एमपी नेगेटिव हो जाएगा तो टीपी क्या होगा, स्टार्ट टू फॉल डाउन। तो इसकी 3 स्टेज क्या होगी बच्चे, पहला इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर कहां से आया, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट को आप रिटर्न टू फैक्टर भी कह सकते हैं या शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन भी कह सकते हैं। और अगर याद हो आपको, पिछली वीडियो में मैंने आपको अपने साथ हुई दुर्घटना के बारे में बताया था कि जब मैं क्लास 12th में था तो क्वेश्चन कैसे आया था, कि क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, हाउ टोटल प्रोडक्शन विल
change when some factors are fixed and some are variable। समझ में आ रहा है बच्चे? तो इसका मतलब आप इसको इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, IRF मींस इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। मतलब पहली स्टेज कहां तक चलती है? आप दोनों वर्ड से कह सकते हो, जब या तो एमपी इंक्रीज हो रहा हो या टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा हो। तो पहली स्टेज कहां एंड होगी? वहां पर। समझ में आ रहा है? जबकि दूसरी स्टेज कहां पर होती है? जब एमपी क्या हो? फॉल करना स्टार्ट करें। अगर मार्जिन वाली चीज कम हो रही है तो टोटल वाली चीज बढ़ेगी तो सही, बट कौन सी रेट से? डिमिनिशिंग। ये देखो 5, 7, 9, फिर किससे बढ़ रही है? 7 to 0। तो दिस इज कॉल्ड DRF। DRF मतलब डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। एंड द लास्ट स्टेज इज NRF, नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर। तो ये तीनों स्टेज आप सभी को समझ आ गई होगी कि जब वेरिएबल फैक्टर्स के साथ फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज होते हैं तो टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है। और जब फिक्स फैक्टर की कैपेसिटी एग्जॉस्ट हो जाती है, मतलब कि आप चाहकर भी उससे ज्यादा रेट्स नहीं बना सकते, क्योंकि लिमिटेशन है बच्चे कि शॉर्ट रन के अंदर आप फिक्स फैक्टर चेंज नहीं कर सकते, तो आपकी ओवर क्राउडिंग की वजह से या फिर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से आपका टीपी एक लेवल के बाद डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये समझ में आ गया होगा, ये टेबल सभी को समझ में आ गई होगी। अब हम डायग्राम की बात करेंगे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनेट का। तो बात करें, चलिए। तो देखिए बच्चे, अब हम इसके डायग्राम की बात करते हैं। मैंने क्या करा, यहां से डायग्राम बना लिया। डायग्राम देखिए बच्चे, आप प्लॉटिंग करके ही बना सकते हैं और फ्री हैंड भी बना सकते हैं, इसमें कोई भी लिमिटेशन या कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, मैंने डायग्राम के दो पार्ट्स डिवाइड कर लिए, दो सेगमेंट बना लिए, जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं टीपी और एमपी के साथ। ठीक है, एक पार्ट पे हम दिखाएंगे टीपीपी, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट, और नीचे आएगा बेटा यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। क्या आएगा? यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। अब एक बच्चे के दिमाग में क्वेरीज आएगी, सर ये बताइए कि ये टीपी वाई एक्सिस पे क्यों है और ये एक्स एक्सिस पे क्यों है? और ये क्वेरी आनी भी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आपके सामने हर एक वाई का आंसर होना चाहिए। देखिए, जितनी भी डिपेंडेंट फैक्टर्स होते हैं या डिपेंडेंट वेरिएबल जो डिपेंड करते हैं, वो किस पर आएंगे? वाई एक्सिस पे। और जितने भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो किसी पर डिपेंड नहीं करते, वो सारे एक्स एक्सिस पे आते हैं। तो आपका टीपी किस पे डिपेंड करता है? यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। देखा ना, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर बढ़ाई तो टीपी क्या हो रहा है? रिएक्ट कर रहा नहीं कर रहा है? तो डिपेंडेबल ऑन द वाई एक्सिस, और भैया जो इंडिपेंडेंट है वो कहां पर आएगा? एक्स एक्सिस। ठीक है बच्चे, ऐसे ही मैंने पार्ट बी में इसका नीचे सेगमेंट में मैंने एमपी भी शो कर दिया। क्या दिखा दिया? एमपी। और यहां पर सेम वही यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। देखिए बेटा, ये ओरिजिन है, ये वाई डैश है और ये वाई है। ठीक है, चलिए अब हम टीपी का डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। टीपी पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, फिर डिमिनिशिंग रेट से, और फिर फॉल करना स्टार्ट हो रहा है। तो एक चीज याद रखिएगा जो आपके सामने है, कि जब भी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा तो शेप बेटा ऐसे आएगी। ये बात याद करने वाली जरूरी है, क्योंकि बच्चों को कई बार एग्जाम में मार्क्स नहीं मिल पाते कि वो इंक्रीजिंग रेट की शेप और डिमिनिशिंग रेट की शेप ऑफ डायग्राम समझ नहीं पाते। जब भी ये इंक्रीजिंग रेट से होगा तो ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, मींस जब जीरो है तो यूनिट्स पर जीरो प्रोडक्शन, तो इसकी शेप बेटा कैसी आएगी? ये। और फिर उसके बाद वो कौन सी रेट से इंक्रीज हो रहा है? डिमिनिशिंग। तो इसकी शेप यहां से क्या हो जाएगी बेटा? चेंज हो जाएगी। और उसके बाद क्या हो रहा है? ये एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद फॉल कर रहा है। तो ये सभी को समझ में आ गया टीपीपी, कि भैया यहां तक, इस पॉइंट तक, पॉइंट ए तक टीपी कौन सी रेट से इंक्रीज हो रहा है? इंक्रीजिंग रेट से। उसके बाद कौन सी रेट से हो रहा है? डिमिनिशिंग रेट से। और उसके बाद क्या हो रहा है बच्चे? फॉल करना स्टार्ट हो रहा है। तो ये पॉइंट बी जहां पर टीपी मैक्सिमम है। पॉइंट ए क्या होता है? इसका मैं नाम बता देता हूं आपको। पॉइंट ए का नाम है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्या नाम है?
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अभी बड़े बताऊंगा इसके बारे में भी ये क्या होता है, ठीक है बेटा। तो अभी हम एमपी की बात करें, एमपी पहले इंक्रीज हो रहा है, हाँ जी सर, कहां तक हो रहा है, जहां तक टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है, जहां तक टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है। तो यहां तक आपका एमपी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जहां तक टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है वहां तक एमपी बढ़ रहे हैं। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश नहीं, एमपी का मतलब मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। उसके बाद टीपी कौन सी रेट से बढ़ रहा है, डिमिनिशिंग रेट से। देखिए बेटा, ये होती है इंक्रीजिंग रेट और ये होता है डिमिनिशिंग रेट, ठीक है। तो यहां पर टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है तो एमपी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देन उसके बाद जब टीपी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है तो एमपी क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है। एमपी क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, कहां तक फॉल कर रहा है, देखिए आप खुद ही देख लीजिए। जब टीपी क्या है, मैक्सिमम है, तो एमपी क्या है, जीरो। तो एमपी क्या हो गया, जीरो। और उसके बाद एमपी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो एमपी की तीन स्टेज है। यहां पर एमपी इंक्रीज हो रहा है तो पॉजिटिव है, यहां पर भी पॉजिटिव है, बट क्या कर रहा है, एमपी फॉल कर रहा है। और यहां पर एमपी क्या हो गया, जीरो के बाद, ओरिजिन के बाद क्या हो गया, नेगेटिव। तो बेटा सिंपल ही है, पहली स्टेज कहां पर है, फर्स्ट स्टेज, जिसे हम कहते हैं कि जब एमपी बढ़े और टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़े। तो पहली स्टेज कहां पर होती है, व्हेन एमपी इंक्रीजेस एंड टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट। फर्स्ट स्टेज समझ में आ गई। जबकि सेकंड स्टेज कौन सी होती है, जब एमपी स्टार्ट टू फॉल, व्हेन एमपी स्टार्ट टू फॉल एंड टीपी इज इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट। मतलब मार्जिनल वाली चीज गिर रही है। तो मैंने पहले ही बताया था कि जब मार्जिनल वाली चीज गिरेगी तो टोटल वाली चीज बढ़ेगी तो सही, बट कौन सी रेट से, डिमिनिशिंग रेट से। एंड द थर्ड स्टेज इज, भैया थर्ड स्टेज वहां आ जाती है जब क्या होता है, जब आपका एमपी नेगेटिव हो जाता है। भैया नेगेटिव नेगेटिव को जोड़ोगे तो टोटल वाली चीज क्या होगी, फॉल करनी स्टार्ट हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टेज कहां तक होती है, एमपी जब बढ़ता है और अपने मैक्सिमम पे होता है। तो भैया टीपी उस रेट तक इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। दूसरी स्टेज, जब एमपी फॉल करता है तो टोटल वाली चीज बढ़ती तो है, बट कौन सी रेट से, डिमिनिशिंग रेट से। और थर्ड स्टेज कौन सी होती है, जब एमपी नेगेटिव हो जाता है तो टीपी फॉल करना स्टार्ट कर देता है। तो ये तीन चीजें आपको समझ में आ गई, ये तीन स्टेज समझ में आ गई, आईआरएफ, डीआरएफ एंड एनआरएफ। तो ये क्लियर है सभी को। चलिए अब हम बात करते हैं, दो क्वेश्चन हमारे सामने आ रहे हैं कि सर ये सबसे पहली चीज जो आपने लिखी है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता क्या है। देखिए एक मार्क्स का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है कि सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में बताइए। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज अ पॉइंट वेयर टीपी इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग रेट एंड आफ्टर दिस पॉइंट टीपी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। तो मतलब ये वो पॉइंट है जहां तक टीपी इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रहा है और इस पॉइंट के बाद टीपी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रहा है। अब मेरा क्वेश्चन आप सभी से जो है वो ये है कि सर एक बात बताइए, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें से कौन सी स्टेज ऑपरेशन कहलाती है। मतलब बीइंग अ प्रोड्यूसर होने के नाते ऐसी कौन सी स्टेज है जहां पर आपको प्रोडक्शन करना चाहिए, पहली, दूसरी या फिर तीसरी। देखिए बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आता है कि सर आपको फर्स्ट स्टेज पे प्रोडक्शन करना चाहिए, बहुत सारे बच्चे कहते हैं आपको सेकंड स्टेज पे प्रोडक्शन करना चाहिए, और नंबर ऑफ स्टूडेंट कहते हैं कि सर आप थर्ड स्टेज पे भी प्रोडक्शन कर सकते हो। पर सेकंड स्टेज को ही स्टेज ऑफ ऑपरेशन कहा गया है। क्यों बच्चे, बीइंग अ प्रोड्यूसर होने के नाते मैं सेकंड स्टेज पर अगर प्रोडक्शन करता हूं तो वो मेरे लिए सबसे बेस्ट सिचुएशन होती है। क्यों होती है, क्योंकि आप खुद देखिए सेकंड स्टेज कहां है, कहां ओवर हो रही है, जहां पर आपके फिक्स फैक्टर का फुली यूटिलाइजेशन हो रहा है। अगर मेरे पास एक मशीन है जो मैक्सिमम 30 यूनिट्स बना सकती है, तो क्या मैं 30 से कम में सेटिस्फाई होना चाहूंगा, चाहे इससे ऊपर देख लीजिए चाहे इससे नीचे देख लीजिए, आप किसी भी स्टेज पे सेटिस्फाइड नहीं होना चाहोगे। तो इसका मतलब
स्टेज ऑफ ऑपरेशन वो होगी बीइंग अ प्रोड्यूसर जहां पर आपका टीपी क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तो समझ में आ गया कि स्टेज ऑफ ऑपरेशन वो होती है जहां पर आपका टीपी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और इस लॉ के 3 स्टेज समझ में आ गई। पहली स्टेज व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, या दूसरे शब्दों में कह ले व्हेन एमपी इज इंक्रीजिंग। सेकेंड स्टेज व्हेन टीपी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट, या एमपी स्टार्ट टू फॉल डाउन। And third stage is when MP becomes negative and TP start fall down. तो समझ में आ गया। This is all about law of variable proportionate. I hope आप सभी को ये law of variable proportionate समझ में आया होगा। Thank you so much and it's all for